Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have question number 7 from RMO 1990 and our question is a census man on duty visited a house which the lady inmates declined to reveal their individual ages. ठीक है, एक सेंसस मैन है जो एक घर में जाता है अपने ड्यूटी के दौरान और उस घर की लेडीज़ जो हैं वो अपना एज बताने से इनकार कर देती हैं. बट सैड, लेकिन वे कहती हैं We do not mind giving you the sum of the ages of any two ladies you may choose. कि हम आपको किसी भी दो लेडीज़ जिसको आप चुन लो उसके एज का सम देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें माइंड नहीं करेंगे. वे ऐसा कहती हैं. ठीक है. देयर अपॉन द सेंसस मैन सेड, सेंसस मैन कहता है तब इस केस में कि इन दैट केस प्लीज़ गिव मी द सम ऑफ द एजेस ऑफ एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ यू. कि आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनमें से जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उनके एज का सम आप मुझे प्रोवाइड करा दो. द गेव द सम एज फॉलोज. तो उसे जो सम मिलता है वो कुछ ऐसा है 30, 31, 41, 58, 60 और 69. द सेंसस मैन टुक दिस फिगर्स एंड हैप्पीली वेंट अवे. हाउ डिड ही कैलकुलेट द इंडिविजुअल एजेस ऑफ द लेडीज फ्रॉम दिस फिगर्स. ओके, उसे कुछ ऐसा फिगर्स मिलता है. देन आफ्टर सेंसस मैन लौट जाता है और वो इन सारे सम्स से कैसे उन सब का इंडिविजुअल एज पता करेगा, हमें ये पता करना है. तो थोड़ा पजल टाइप का ये क्वेश्चन है. आप लाइन बाय लाइन समझोगे तो ये आसानी से बन जाएगा. आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस घर में कितनी लेडीज़ हैं. हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, टोटल 6 रिजल्ट आ रहा है. तो आप यहाँ पर ये लिख लोगे NC2 इक्वल टू 6. तो यहाँ से ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6. जब इसे सोल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो 2 ही होता है और n-2 फैक्टोरियल कि दोनों एलिमिनेट हो जाएगा इक्वल टू 6. हमारे पास कुछ ऐसा बच जाएगा क्वाड्रेटिक जैसा n² माइनस n और 2 6 12 तो -12 इक्वल टू 0. जिसे आप सोल्व कर लोगे तो यह आएगा n-4 इंटू n+3 इक्वल टू 0 दैट इज़ n इक्वल टू 4. मतलब हमें ये पता चला कि उस घर में कितनी लेडीज़ हैं, 4 लेडीज़ हैं. ठीक है. तो उन सब का एज आप मान लेते हैं. आप यहाँ पे लिख लो कि लेट द एजेस ऑफ लेडीज़ इन द हाउस B, A, B, C, D such that A less than B less than C less than D. उन सब का एज कुछ ऐसा है और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट क्यों है? क्योंकि सम जो है, सम तो डिस्टिंक्ट है ना. अब चेक करोगे ये सारे के सारे सम जो हैं ये डिस्टिंक्ट है. अब उसे एक बार नीचे भी लिख लो. हमारे पास सम कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, 33, 41, 58, 66 और 69 कुछ ऐसा है. ठीक है. ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो यहाँ एज भी डिस्टिंक्ट हमने ऐसा मान लिया. अब चलो, अब यहाँ पे थोड़ा समझो कि ये सब ए जो है सबसे यंगर है और डी जो है सबसे एल्डर है. तो ए के बाद यंगर कौन है? बी है, मतलब ए से बड़ी है ये. ठीक है. तो ए और बी का जो सम होगा वो सबसे लिस्ट सम होगा. इतना तो हमें क्लियर पता चल रहा है. और यहाँ सी और डी का जो सम होगा ये सबसे ग्रेटर सम होगा. तो इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हियर A प्लस बी, ये आपको क्या दिख रहा है? ये 30 दिख रहा है. और उसके बाद C प्लस डी, ये टोटल क्या दिख रहा है? 69. यानी एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि उन सब का सम जो है इस दोनों के थ्रू, इन सब का सम क्या होने वाला है? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सब होने वाला है 99. ठीक है. ये बात आप दिमाग में रखे रहो. ठीक है. अच्छा, जब A और B का सम 30 है तो 30 के बाद जो 30 से जस्ट आगे है 33, उसकी पॉसिबिलिटी तो श्योर है कि वो क्या होगा? A और C का सम होगा. ठीक है, क्योंकि A सबसे छोटा है और उसके अकॉर्डिंग A प्लस C का सम क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा. तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हो हियर A प्लस C, ये हमारा हो जाएगा 33. तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये B और C का सम क्या होने वाला है. तो B और C का सम इस 41 के बारे में भी सोच सकते हैं. B और C का हम
58 के बारे में भी सोच सकते हैं, या अगर आप चाहो तो इधर भी जा सकते हो, लेकिन इसी दोनों के बारे में सोचोगे और उसके थ्रू जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट पे फोकस करोगे, तो आप चेक कर लोगे वेरीफाई करने के बाद कि हाँ हमने जो माना वो सही माना या नहीं माना। तो जैसे a प्लस सी इक्वल टू अपने 33 मान लिया, तो यहाँ पे दो केस आप जनरेट करो कि b प्लस सी, आप मान लो कि b और c का सम क्या होने वाला है 41, या b और c का सम होने वाला है 58, कुछ ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलता है। ये है हमारा केस 1 और ये हमारा केस 2, ठीक है। तो केस 1 पे हम फोकस करते हैं। केस 1 पे फोकस करने के लिए आप थोड़ा यहाँ पे समझ लो कि ये a प्लस सी इक्वल टू 33 है। तो अगर आप देखोगे एक चीज़ क्लियर है, तो ये c इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो 33 माइनस ए, c इक्वल टू 33 माइनस ए यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे आप चेक करोगे कि a प्लस बी अगर 30 है तो ये यहाँ से चाहोगे तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हो 30 माइनस ए लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे केस 1 में। केस 1 में यहाँ पे b प्लस सी है हमारे पास 41, तो b की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया ये वाला 30 माइनस ए प्लस c की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया 33 माइनस ए, ये किसके बराबर हो गया 41 के। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया 2a इक्वल टू 63 माइनस 41, यानी ये क्या आ गया 6 माइनस 4 2 और ये 2, यानी ये a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 11। a का एज क्या आ गया 11। तो जब a का एज 11 आ गया तो एक एक करके हम देख लेते हैं। b का एज क्या आ जाएगा, b का एज यहाँ पे 30 माइनस ए करोगे तो b इक्वल टू आप यहाँ लिख लोगे 30 माइनस ए, यानी 30 माइनस 11, यानी b का एज आ जाएगा 19, दैट इज़ b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 19। जब b इक्वल टू 19 आ गया तो आप c पे फोकस कर लोगे, c के बारे में सोचोगे। यहाँ पे c इक्वल टू क्या लिख सकते हो 33 माइनस ए, तो यहाँ पे c का वैल्यू आएगा 33 माइनस ए, यानी 33 माइनस 11 यानी 22। तो c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 22, और जब c 22 आ जाएगा तो d का क्या आ जाएगा, c और d का सम क्या है, c और d का सम तो 69 है ना यहाँ पे, तो d का सम हो जाएगा 69 माइनस c, कैसे भी निकाल सकते हैं d इक्वल टू 69 माइनस c, यानी 69 माइनस 22, तो ये आ जाएगा क्या 47। तो यहाँ d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 47, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि d इक्वल टू 47 है, c इक्वल टू 22 है, b इक्वल टू 19 है और a इक्वल टू 11 है। आप इस पर वेरीफाई करके देख लो, चेक कर लो a प्लस बी यानी 11, ए से जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। उसने क्या बोला है कि जितने भी पॉसिबल पेयर आपसे बन सकते हैं उसके थ्रू सम मुझे दे दो। तो आप चेक करो ए से क्या क्या पेयर बन सकता है। a प्लस बी का बन सकता है, तो a प्लस बी यानी 11 प्लस 19, ये क्या बनेगा 30। फिर क्या बन सकता है, a से a प्लस सी बन सकता है, तो a प्लस सी यानी 11 प्लस सी का जो वैल्यू है वो पुट कर लो 22, ये क्या बन सकता है 33। फिर हम ये चेक कर लेते हैं a प्लस डी पेयर एक बन सकता है, यानी 11 प्लस 47, ये क्या बनेगा हमारे पास 58। फिर b पे आ जाते हैं, b प्लस सी का पेयर क्या बन सकता है, b और a का तो पेयर बन चुका है, तो b प्लस सी का पेयर बनेगा, b का वैल्यू है 19 और c का वैल्यू है 22, ये बन जाएगा आपका 41। फिर b और d का पेयर बनेगा, b प्लस डी यानी 19 प्लस 47, ये बन जाएगा 66। और लास्ट में बनेगा आपका c और d का पेयर, यानी c प्लस डी इक्वल टू 22 प्लस 47, ये बन जाएगा 69। तो आपको दिख रहा होगा बड़े ही अच्छे तरीके से कि यही सम उन्होंने दिया था ना, ये सारे के सारे सम्स उन्होंने दिए थे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या था, दूसरे केस में था b प्लस सी को हमने क्या माना था 58 माना था, तो उस केस पे आ जाते हैं। केस 2 में b प्लस सी क्या है हमने माना 58, तो b का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो 30 माइनस ए, c का वैल्यू 33 माइनस ए, ये किसके बराबर 58 के, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 2a इक्वल टू ये 63 माइनस 58 यानी 5, ठीक है, हाँ 5। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज़ a इक्वल टू 5/2 यानी 2.5, a का वैल्यू मिला हमें 2.5। जब a का वैल्यू 2.5 मिला तो b के वैल्यू पे आ जाओ। b का वैल्यू क्या है 30 माइनस a यानी 30 माइनस 2.5
यानी ये आ जाएगा 27.5, यानी बी का वैल्यू क्या आएगा 27.5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम सी पे आते हैं। सी का वैल्यू लिखेंगे। सी का वैल्यू 33 माइनस ए, 33 माइनस ए यानी 33 माइनस 2.5, तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा 30.5। ठीक है, यानी सी इक्वल टू हमारे पास आया 30.5। जब सी 30.5 आ चुका है तो डी के वैल्यू पे आप फोकस करोगे, तो डी, सी और डी का सम 69 था, तो डी का वैल्यू आएगा 69 माइनस सी, यानी 69 माइनस 30.5, यानी यहाँ सिंपल अच्छे तरीके से आप क्या लिख लोगे 38.5, यानी डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 38.5। और जब डी का वैल्यू 38.5 आ चुका है, ए बी सी डी इन सब का वैल्यू हमें पता चल चुका है, तो इसके थ्रू आप यहाँ वेरीफाई करके देख सकते हो, चेक कर लोगे आप यहाँ पे ए प्लस बी यानी 2.5 प्लस 27.5, ये हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 30 है हमारे पास। ठीक है, फिर ऐसे एक पेयर बनेगा ए प्लस सी, यानी 2.5 प्लस सी का जो वैल्यू है 30.5, ये हमारे पास मिलेगा 33, ये भी है हमारे पास, बहुत अच्छा। फिर ए प्लस डी ये बनेगा 2.5 प्लस डी का वैल्यू आया हमारे पास 38.5, ये हमारे को मिल जाएगा 41, ये भी है हमारे पास। फिर बी से पेयर बनाना चालू करते हैं, बी और सी का सम बन जाएगा कि 27.5 प्लस 30.5, ये हमारे को मिल जाएगा 58। ठीक है, ये भी है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाओ बी और डी का सम, यानी 27.5 प्लस डी का वैल्यू है 38.5, ये हमारे को मिल जाएगा 66, ये भी है हमारे पास। और लास्ट में सी और डी का सम, सी प्लस डी, यानी 30.5 प्लस 38.5, ये हमारे को मिल जाएगा 69, ये भी है हमारे पास। ठीक है, तो इसके पॉसिबल आंसर दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला कि आपको जो एज है वो नेचुरल फॉर्म में लेकर आना है या रेशनल फॉर्म, सिर्फ ये बोला गया कि उन लेडीज़ का जो है एज क्या है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एज ऑफ लेडीज़, पॉसिबल एज ऑफ लेडीज़, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो पॉसिबल एजेस ऑफ लेडीज़ आर एज फॉलोज 11, 19, 22 और 47। फर्स्ट केस में तो ये आने वाला है, और सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में है 2.5, 27.5 और उसके बाद है आपका 30.5 और 38.5, 30.5 और 38.5, ये दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।